नेक्स्ट टॉपिक है अपना कूलाम का नियम। ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से बनना स्टार्ट होंगे। अब तो कूलाम का नियम, दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम यहाँ पर कि जैसे दो आवेश हैं Q1 और Q2, हो सकता है दोनों आवेश धनात्मक हो सकता है दोनों आवेश ऋणात्मक हो, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव और दोनों ही नेगेटिव रहे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहा तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब इनके बीच में या तो आकर्षण होगा, मतलब ये पास आएंगे, या फिर प्रतिकर्षण होगा, ये दूर जाएंगे। अगर ये पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे पे बल आरोपित कर रहे हैं, क्योंकि बिना बल की गति संभव नहीं है। तो ये इस पे भी बल लगाएगा और ये इस पे भी बल लगाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। अब वो बल आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है, मतलब ये पास भी आ सकते हैं दूर भी जा सकते हैं। तो वो जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल है F, वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। परिमाण का मतलब उनकी मात्रा, तो वो मात्रा हमने यहाँ लिखी हुई है Q1 और Q2, तो दोनों के परिमाण के गुणनफल के तो वो समानुपाती रहेगा। समानुपाती का मतलब ये ज़्यादा तो ये ज़्यादा, ये कम तो ये कम, तथा उनके बीच की जो दूरी है, अब इनके बीच की दूरी ले लेते हैं R, इनकी बीच की जो दूरी है R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर ये ज़्यादा तो ये कम तो ये ज़्यादा, मतलब ये दूरी जितनी कम रहेगी बल उतना ज़्यादा रहेगा, ये दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी बल उतना कम रहेगा। तो कूलाम के नियम में ये बोला गया है, कूलाम के नियम में बताया क्या गया है कि इस बल का मान कितना होगा। बल लगता है वो हम जानते हैं, पर बल का मान कितना होगा वो कूलाम के नियम से पता चलता है। तो जो दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है R उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा नियम में और भी बोला गया है कि जो बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों आवेश, एक आवेश यहाँ एक आवेश यहाँ है, तो इनको मिलाने वाली रेखा ही होगी। तो ये जब पास आएंगे तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश पास आएंगे, और जब दूर जाएंगे तो उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही दूर जाएंगे। मतलब ये इस तरह से पास आएंगे, इस तरह से दूर जाएंगे, अलग कोई रास्ता नहीं ढूंढेंगे। दोनों को मिलाने वाली जो रेखा रहेगी उसके अनुदिश ही पास आएंगे, उसके अनुदिश ही दूर जाएंगे। ऐसे बलों को हम केंद्रीय बल बोलते हैं, जिनमें जो बल लगता है वो दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश पास आएंगे, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दूर जाएंगे। तो ये और बोला गया। दूसरा ये भी बोला गया कि बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये कि जैसे अगर ये दोनों आवेश अभी हवा में रखे हुए हैं तो इनके बीच में कुछ बल कार्य करेगा, लेकिन जब मैं माध्यम चेंज कर दूंगा, इसको हवा से उठा के पानी में या किसी और माध्यम में रख देंगे तो बल का मान बदल जाएगा। तो इस बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। तो ये पूरा नियम हो गया हमारा कि दो आवेशों के बीच में कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो बल होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, और बल का जो मान होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम की बात फिर हम आगे भी करेंगे। अब मैं दोनों को अगर एक साथ लिखूँ तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। दोनों को मैंने साथ लिख दिया। ये चिन्ह हटा के जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा K, तो ये हो गया सूत्र F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। अभी जो मैं स्थिति ले रहा हूँ वो वायु या निर्वात की ले रहा हूँ, मतलब दोनों आवेश वायु या निर्वात में रखे हुए हैं। वायु या निर्वात, अब निर्वात अलग माध्यम है, वायु अलग माध्यम है, पर यहाँ पर हम दोनों साथ ही लेकर चलेंगे। क्यों साथ चलेंगे दोनों केस, उसकी भी हम बात करेंगे कि वायु या निर्वात दोनों माध्यम अलग अलग होने के बाद भी साथ क्यों लेकर चल रहे हैं, तो उसकी बात थोड़ा सा आगे टॉपिक में करेंगे अपन। इसके अलावा ये नियम, कूलाम का जो नियम होता है ये स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है। मतलब ये जो दोनों आवेश हैं ये स्थिर होना जरूरी है, यहाँ और यहाँ ये जो दो आवेश रखे हुए हैं ये स्थिर होना जरूरी है। गतिशील आवेशों के लिए कूलाम का नियम लागू नहीं होता। तो ये जैसे हमसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कूलाम के नियम की सीमाएं लिखो, लिमिटेशन लिखो, तो हम यहाँ ये लिमिटेशन देंगे कि जो कूलाम का नियम होता है वो केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, गतिशील आवेशों के लिए लागू नहीं होता है। तो यहाँ नियम में भी उसको इंक्लूड किया गया है नोट्स में कि दो स्थिर आवेशों के मध्य, आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं यही बात कि दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब यहाँ जो K है वो एक नियतांक है और इस K का संख्यात्मक मान होता है 9 × 10⁹। यहाँ से हम K का मात्रक बनाना चाहें तो K का मात्रक बना सकते हैं। मुझे यहाँ से K का सूत्र बनाना पड़ेगा पहले, तो K का सूत्र बनाता हूँ मैं। K का सूत्र बनेगा FR² अपॉन Q1 Q2।
ये आर स्क्वायर वहाँ गुणा हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम इसका मात्रक बनाए तो K का मात्रक, F का मात्रक बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, R होती है दूरी, मीटर, स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, Q1 आवेश है तो कुलाम, Q2 भी आवेश है तो कुलाम। तो यहाँ से जो K का मात्रक बनेगा वो बनेगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। तो यहाँ K का मात्रक लिख देता हूँ मैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। तो ये K का मात्रक हो गया, K का संख्यात्मक मान हो गया। इसके अलावा K का एक सूत्र भी बनेगा। K का सूत्र लिखता हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ जो K है इसका एक सूत्र है, K का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये एप्सिलॉन है और इसके नीचे 0 लिखा हुआ है। तो ये जो एप्सिलॉन 0 होता है इसका मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, वायु के लिए भी बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ आप निर्वात नाम सुनोगे वहाँ साथ में उसके वायु बोल सकते हैं हम। तो निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका संख्यात्मक मान होता है 8.85 × 10⁻12। अगर हम एप्सिलॉन 0 के मात्रक की बात करें तो यहाँ से मुझे एप्सिलॉन 0 का सूत्र बनाना पड़ेगा इस सूत्र से। तो अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन 0 का सूत्र बनाऊंगा तो वो बनेगा 1/4 पाई K। अब 4 संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं, पाई भी संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं। तो जो यहाँ K है उसका मात्रक लिख दूंगा मैं। तो एप्सिलॉन 0 और K के मात्रक में संबंध यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि जो K का मात्रक होगा उसका उल्टा हो जाएगा। तो K का मात्रक हमने अभी निकाला था, तो यहाँ पे मैं मात्रक उल्टा कर दूंगा, कुलाम स्क्वायर अपर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक आ गया। अब हम एप्सिलॉन 0 की भी बात करते हैं कि एप्सिलॉन 0 है क्या। देखो हमने नियम में ये साफ साफ पढ़ा है कि जो बल का मान है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो कि इस चित्र के अंदर मैं इस आवेश को फिक्स कर देता हूँ कि ये 2 कूलाम है, ये फिक्स कर देता हूँ ये 5 कूलाम है, और दूरी फिक्स कर देता हूँ कि इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो 2 आवेश जो ये 2 कूलाम और 5 कूलाम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, तो इनके बीच में जो बल कार्य करता है वायु या निर्वात में रखने पर, अभी मैंने जो आवेश रखे हुए हैं वो वायु या निर्वात पर है। तो वायु या निर्वात में जो बल कार्य कर रहा है मान लिया मैंने 100 न्यूटन है। अब इन आवेशों को ऐसा का ऐसा ही उठा के हम पानी के अंदर या किसी और माध्यम के अंदर रख देंगे तो हमें पता है कि बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है, तो बल का मान बदल जाएगा। तो पानी में रखने के बाद या किसी और माध्यम में रखने के बाद बल का मान 100 नहीं रहेगा, 100 से बदल के कुछ और हो जाएगा। अब अगर इस सूत्र की बात करें हम, तो इस सूत्र में माध्यम चेंज होने पर, माध्यम बदलने पर F का मान बदल जाता है। जबकि अगर ये मान बदल रहा है तो इधर से भी इन चारों में से किसी एक मान को तो बदलना पड़ेगा, या किसी एक को या 2 को बदलना पड़ेगा। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो ये मान और ये मान तो माध्यम चेंज होने पर बदला ही नहीं। ये आवेश वो के वही रहेंगे, 2 कूलाम 5 कूलाम पानी में रखने के बाद भी उतने रहेंगे। जो दूरी है वो हम जानबूझ के इनको ऐसा का ऐसे उठा के वैसा का वैसे रखेंगे, तो दूरी 10 सेंटीमीटर पे रखेंगे, तो 3 मान तो बदल नहीं रहे हैं। तो माध्यम बदलने पर अगर F बदल रहा है तो इधर से ये 3 मान तो नहीं बदल रहे हैं, तो फिर कोई तो बदलेगा। तो फिर कौन बदलता है? K। तो माध्यम चेंज होने पर K अपना मान बदलता है, और K का सूत्र है ये। तो K का मान माध्यम पे निर्भर करता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो एप्सिलॉन 0, इसका मतलब एप्सिलॉन 0 यहाँ किसी माध्यम को परिभाषित करने आया है, और वो फिक्स हो गया कि एप्सिलॉन 0 तो निर्वात या वायु के लिए परिभाषित होगा। अलग माध्यम के लिए क्या होगा उसकी भी बात हम करेंगे अभी। तो यहाँ पर जो एप्सिलॉन 0 वो एक माध्यम को परिभाषित कर रहा है, किसको? निर्वात की विद्युतशीलता को। निर्वात या वायु भी लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो K का मान आया 9 × 10⁹, ये वायु या निर्वात के लिए ही है, क्योंकि एप्सिलॉन 0 वायु या निर्वात के लिए ही परिभाषित हो रहा है। और इस मान को हम जब इस सूत्र में रखेंगे, जैसे यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 पाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन 0 का मान ये, जब मैं रख के हल करूँगा तो K का मान इतना ही मिलेगा हमें, 9 × 10⁹। तो एप्सिलॉन 0 यहाँ निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को परिभाषित कर रहा है। अब अगर मैं वापस सूत्र पे आऊँ इस पे, तो F K की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कुलाम के नियम से हमें सूत्र मिल गया। और यहाँ पर ये जो सूत्र मिला है ये हमें वायु या निर्वात के लिए ही मिला है। तो मैं यहाँ वायु या निर्वात लिख देता हूँ। मतलब वायु या निर्वात अगर आपको लिखा किसी भी जगह हम वायु या निर्वात माध्यम लिखते हैं तो हमें एप्सिलॉन 0 ही लिखना पड़ेगा। अगर वहाँ एप्सिलॉन यूज हो रहा है तो वहाँ एप्सिलॉन 0 ही लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास वायु या निर्वात के लिए कुलाम के नियम से सूत्र आ गया। तो ये कुलाम का नियम की बात हुई यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर एक नया टॉपिक की बात करते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। परावैद्युतांक भी बोला जाता है इसको। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? देखिए, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता को दर्शाते हैं हम एप्सिलॉन R से, और ये अनुपात होता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन 0 का। तीनों की बात करते हैं अब। एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन 0 है निर्वात या वायु की विद्युतशीलता,
ठीक है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की या वायु की विद्युतशीलता का अनुपात। अब यहाँ पर तीन नाम आ गए हमारे पास, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये तीन नाम कैसे यहाँ पर परिभाषित होंगे। तो एप्सिलॉन जीरो तो फिक्स हो गया कि ये तो निर्वात या वायु के लिए हम काम में लेंगे। जब भी निर्वात या वायु माध्यम हो हम एप्सिलॉन जीरो ही काम में लेंगे। एप्सिलॉन एक माध्यम को परिभाषित करता है। ठोस, द्रव, गैस तीन माध्यम है हमारे पास। तीनों में से जब भी कोई माध्यम चेंज होगा तो हम उसके लिए किसको उपयोग में लेंगे, एप्सिलॉन को। और जैसे एक माध्यम ले लेते हैं हम, ठोस, द्रव, गैस में से कोई सा भी एक माध्यम ले लिया। जैसे मैंने द्रव ले लिया, तो अब द्रव के अंदर एक ही पदार्थ तो होता नहीं है। जैसे द्रव के अंदर सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास पानी है। पानी के अलावा क्या और वस्तुएं द्रव नहीं है, तो बहुत सारी वस्तुएं द्रव है। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया। तो माध्यम के अंदर अलग अलग वस्तुएं होती है, अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो पदार्थ के लिए एप्सिलॉन आर परिभाषित होता है। तो यहाँ तीनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको। ये तो फिक्स हो गया निर्वात और वायु के लिए। एप्सिलॉन पूरे माध्यम को परिभाषित करेगा ये, और एप्सिलॉन आर परिभाषित होता है पदार्थ के लिए। माध्यम के अंदर जो अलग अलग पदार्थ होते हैं उनके लिए एप्सिलॉन आर परिभाषित होता है। और इस एप्सिलॉन आर के हम अलग अलग मान देख सकते हैं। जैसे निर्वात के लिए जिसका मान होता है वो होता है 1। वायु के लिए अगर हम बात करें तो वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.0039। अब यहाँ पर हम देखें तो वायु और निर्वात दोनों के लिए जो मान है वो बिल्कुल लगभग बराबर है। 1.0039 और 1 दोनों लगभग बराबर हैं। अब ये दोनों मान लगभग बराबर है, इसलिए हम निर्वात और वायु का केस अलग अलग लेकर नहीं चलते, साथ ही लेकर चलते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला था कि वायु या निर्वात का केस हम साथ लेके चलेंगे आगे तक, पूरा लास्ट तक भी हम यही करेंगे, वायु या निर्वात का केस साथ ही लेके चलेंगे। तो उसका कारण यही है कि दोनों के लिए एप्सिलॉन आर का मान लगभग बराबर है। इसके अलावा पानी की बात करें तो पानी के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है वो 80 होता है। उसके अलावा हम बात करें धातुओं के लिए, धातु हो गया ये सुचालक हो गए, उनके लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। अब ये काम का है अपने धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर अनंत होता है। अलग अलग किसी भी धातु के लिए पूछ सकते हैं, जो पूछा भी गया है पिछले कुछ सालों के पेपर में। जैसे किसी भी कोई धातु का नाम, जैसे चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है, या एल्यूमिनियम का, या कॉपर का, या लोहे का, तो उनका परावैद्युतांक पूछ लेते हैं। वहाँ हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऐसे धातुओं के परावैद्युतांक तो हम कहाँ से याद रखेंगे। तो सभी धातुओं का परावैद्युतांक सेम होता है और अनंत होता है। तो कोई भी धातु का नाम ले, उनका परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता अनंत होती है। इसका एक नाम हो रहा है परावैद्युतांक, मैं लिख देता हूँ मैं। तो ये कुचालक की बात करें, कुचालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो अगर यहाँ भी आप ध्यान दोगे तो ये पता चलेगा आपको कि एप्सिलॉन आर का जो सबसे न्यूनतम मान है वो 1 है। एप्सिलॉन आर का सबसे न्यूनतम मान कितना है, 1। तो और सबसे ज़्यादा मान अनंत है। तो सबसे कम मान जो एप्सिलॉन आर का है वो 1 है। अगर हम एप्सिलॉन आर के मात्रक की बात करें तो यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता, तो यहाँ विद्युतशीलता का मात्रक आएगा। एप्सिलॉन जीरो ये भी विद्युतशीलता, तो विद्युतशीलता का मात्रक ये भी विद्युतशीलता का मात्रक, तो दोनों मात्रक सेम हो जाएंगे। तो मात्रक से मात्रक कैंसिल हो जाएगा और एप्सिलॉन आर जो मिलेगा वो हमें मात्रकहीन मिलेगा। तो एप्सिलॉन आर मात्रकहीन विमाहीन भौतिक राशि है। जिनके आगे आपेक्षिक शब्द लगता है वो मैक्सिमम मात्रकहीन विमाहीन ही होते हैं। तो ये सबके लिए एप्सिलॉन आर के मान लिख दिए मैंने यहाँ पर। एप्सिलॉन आर का मतलब हो गया। अब यहाँ से एप्सिलॉन का सूत्र बनाते हैं। अगर मैं यहाँ से एप्सिलॉन का सूत्र बनाऊँ, इसका माध्यम की विद्युतशीलता का, तो मुझे इसको उधर गुणा कराना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन का जो सूत्र बन जाएगा वो बनेगा एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। ये सूत्र भी हमारे काफ़ी काम में आएगा। अब यहाँ पर हम वायु या निर्वात की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं माध्यम की, कि माध्यम में जाने के बाद क्या होगा। तो माध्यम की बात, माध्यम के लिए मैं केस ले लेता हूँ माध्यम का। सबसे पहले मैं वायु या निर्वात के लिए सूत्र लिखता हूँ यहाँ पर कि वायु ऑब्लिक निर्वात में जो बल का मान होता है वो कितना होता है। तो वायु ऑब्लिक निर्वात में जो बल का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन जीरो ही लिखा मैंने। अब जब माध्यम की बात करेंगे तो क्या होगा, माध्यम में इसको मैं F0 लिख सकता हूँ, या आप चाहो तो F वायु F निर्वात लिख सकते हो। माध्यम में जाने के बाद ये F 1/, सूत्र तो ये का यही रहेगा। देखो चेंज कहाँ आया। अब मैं एप्सिलॉन जीरो नहीं लिख सकता। वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन जीरो लिख सकते हैं, पर आप माध्यम के लिए एप्सिलॉन जीरो नहीं लिख सकते। तो जैसे माध्यम की बात होगी आप एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन से परिभाषित होती है। तो आपको ये और करते जाना है, हमें आगे तक यही चलता रहेगा। जब हम वायु निर्वात की बात करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो लिखेंगे, और जैसे माध्यम की बात करेंगे तो एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मैंने एप्सिलॉन लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ एफ माध्यम लिख सकते हो। तो एफ माध्यम बराबर, अब यहाँ पर एप्सिलॉन को आप एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर लिख सकते हो। अभी सूत्र आया हमारे पास
वो लिखा हुआ है वहाँ पे। तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं अपन। तो एफ माध्यम बराबर जो सूत्र बनेगा वो बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैंने एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर लिख दिया। इसकी को थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ मैं। एफ माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 एप्सिलॉन आर। कोई सूत्र नहीं लगाया मैंने, बस ये जो 1 एप्सिलॉन आर यहाँ दिख रहा है इसको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अब अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये एफ वायु या एफ निर्वात के बराबर है, F0। इसको आप चाहो तो एफ वायु एफ निर्वात कुछ भी लिख सकते हो। तो एफ वायु लिख दिया मैंने यहाँ पे, F0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ ऐसा का ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास सूत्र आएगा एफ माध्यम बराबर, अब मैं इसको तो लिखूँगा एफ वायु और बटे में ये 1 एप्सिलॉन आर है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास सूत्र आ गया है कि माध्यम में जाने के बाद बल परिवर्तित होता है, नियम में ऐसा बोला गया है। और हमारे पास अब सूत्र भी है कि माध्यम में जाने के बाद बल किस तरह से परिवर्तित होता है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है। अब इसको एक उदाहरण से अगर हम समझें, जैसे न्यूमेरिकल लिख के देख लेते हैं इसका, कि दो आवेशों को हमने वायु में रखा, कुछ भी दूरी पे रखा, और वायु में रखने के बाद एफ वायु मतलब उनके वायु में जो उनके मध्य बल कार्य कर रहा है, मान लिया वो हमने 100 न्यूटन है, कि वायु में दो आवेशों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो 100 न्यूटन है। अब इन दोनों आवेशों को उठा के हमने किसी और माध्यम में रख दिया, पानी हो गया या कोई सा भी और माध्यम हो गया, और जिस माध्यम में आपने रखा है, माध्यम आपने चेंज किया, उसका परावैद्युतांक या उसकी आपेक्षिक विद्युतशीलता 10 है। तो हमसे पूछा जाएगा कि अब उस माध्यम में रखने के बाद बल का मान 100 से बदलकर कितना हो जाएगा। वायु में तो 100 था, माध्यम में जाने के बाद कितना हो जाएगा। तो सूत्र लगाते हैं, हमारा सूत्र है हमारे पास एफ माध्यम बराबर एफ वायु अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ वायु का मान है 100, एप्सिलॉन आर हमें दिया हुआ है 10। तो एफ माध्यम जो हमें मिला वो मिला 10। तो देखिए वायु में जो बल 100 न्यूटन का था, माध्यम में रखने के बाद वो बल हो गया 10 न्यूटन का। अब यहाँ से एक बात और पता चलती है हमें कि सबसे ज़्यादा बल कौन से माध्यम में कार्य करेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो एप्सिलॉन आर का मान जितना कम रहेगा ये मान उतना ज़्यादा रहेगा, और एप्सिलॉन आर का सबसे कम मान वायु या निर्वात के लिए ही होता है। तो वायु या निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर सबसे कम होने के कारण जो बल होता है वो सबसे ज़्यादा वायु या निर्वात में कार्य करता है। और माध्यम की अगर हम बात करें तो हमें ये पता है कि एप्सिलॉन आर का जो मान है वो 1 से ज़्यादा ही होता है। कुचालक के लिए या कोई से भी पदार्थ के लिए सबसे कम मान तो वायु या निर्वात के लिए, बाकी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। अब ये संख्या अगर 1 से बड़ी रही तो ये पूरी संख्या छोटी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पूछा जाए कि एफ माध्यम और एफ वायु में बड़ा कौन या ज़्यादा कौन, तो हम यही आंसर देंगे कि एफ वायु ज़्यादा है। वो हमें प्रैक्टिकली यहाँ पर, सॉरी प्रैक्टिकली नहीं, न्यूमेरिकली हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि एफ वायु 100 था, एफ माध्यम 10 ही आया। उसका कारण ये है कि एप्सिलॉन आर का मान 1 से ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा बल जो कार्य करता है वो वायु या निर्वात में करता है, और माध्यम में जाने के बाद बल का मान घट जाता है, जो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो ये माध्यम में जाने के बाद बलों के मध्य जो, सॉरी आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है, हमने उसकी भी बात की है। ठीक है, अब हमने कूलाम का नियम तो पढ़ लिया। अब कूलाम के नियम के ऊपर आधारित कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनकी बात हम या तो बाद में वीडियो में करेंगे या फिर ऑफलाइन भी करेंगे हम उनकी बात। और अभी भी हम या तो वीडियो बना के डाल दूंगा उसका भी, क्योंकि न्यूमेरिकल कई सारे हैं कूलाम के नियम के ऊपर आधारित। पहले हम टॉपिक कवर कर लेते हैं हमारे। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है कूलाम बल व गुरुत्वाकर्षण बल में समानता व असमानता। क्या क्या इनमें समानताएं दोनों में और क्या क्या असमानताएं। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपने 11 में पढ़ा था, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलाम बल का सूत्र अभी हमारे पास आया, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वायु या निर्वात के लिए लिखा है मैंने। अब यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो इनमें समानताएं और असमानताएं क्या क्या उनकी बात करते हैं। दोनों ही बल केंद्रीय बल है, दोनों ही बल केंद्रीय बल है। ये भी केंद्रीय बल है और ये भी केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनमें जो बल कार्य करता है वो दोनों आवेशों या दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही कार्य करता है। या तो ये ऐसे पास आएंगे या ऐसे दूर जाएंगे, तो ऐसे बल को हम केंद्रीय बल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी केंद्रीय बल है और कूलाम बल भी केंद्रीय बल है। एक समानता इनमें ये समानता इनमें दोनों केंद्रीय बल है। एक समानता ये हमें साफ साफ नजर आ रही है कि यहाँ भी एफ आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ भी एफ आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करना। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करने का मतलब कि एफ आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये भी और ये भी व्युत्क्रम वर्ग के नियम का दोनों ही पालन करते हैं। ये भी समानता हो गई। दोनों की परास सेम है कि दोनों की अधिकतम परास जो है, दोनों की अधिकतम परास अनंत है, इसकी भी अनंत है और इसकी भी अनंत है। और दोनों की न्यूनतम परास जो है
वो भी सेम है, 10 की घात माइनस 15 मीटर, 10 की घात माइनस 15 मीटर। इससे कम दूरी पर तो नाभिकीय बल प्रभावी हो जाते हैं। नाभिकीय बल भी हम बाद में चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोनों की अधिकतम परास और न्यूनतम परास सेम है, अधिकतम परास अनंत और न्यूनतम परास 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो ये 3 समानताएं हो गई। दोनों केंद्रीय बल हैं, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं और दोनों की अधिकतम और न्यूनतम परास सेम है। असमानताओं की बात अगर हम करें तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर कोई निर्भरता नहीं है। कूलाम के नियम में हमने साफ साफ पढ़ा है कि कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भरता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, जबकि कूलाम बल माध्यम पर निर्भर करता है। ये असमानताएं होगी। एक असमानता ये है कि इसकी प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की, पृथ्वी हमको हमेशा खींच के ही रखती है, कभी प्रतिकर्षित नहीं करती। तो गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति सदैव आकर्षण की होती है, जबकि इसकी प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। ये आकर्षण की भी होती है, वो प्रतिकर्षण की भी होती है। समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। तो ये 2 असमानताएं होगी कि दोनों, ये माध्यम पे निर्भर करता है, ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता। इसकी प्रकृति आकर्षण की होती है, इसकी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों की होती है। तो ये कूलाम के नियम, कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता व असमानताएं लिखी हमने। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम सदिश रूप में। कूलाम का नियम सदिश रूप में। गुरुत्वाकर्षण बल का नियम भी पढ़ा था सदिश रूप में 11 में। तो कूलाम का नियम सदिश रूप में, इसके लिए देखो मुझे क्या करना होगा। इसके लिए मैंने ये 2 अक्ष बना दिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और दोनों में से दोनों अक्षों के कटान बिंदु मतलब मूल बिंदु पर एक आवेश रख दिया मैंने Q1, एक आवेश यहाँ रख दिया Q2, और इनकी बीच की दूरी हो गई R। अब सदिश रूप में अगर आपको लिखना है तो आपको एक दिशा यहाँ दर्शानी पड़ेगी। तो ये जो R की दिशा है इसी को मैं नाम दे देता हूँ, इस दिशा को मैंने नाम दे दिया आर कैप। जिनके ऊपर कैप लगता है वो इकाई सदिश होते हैं, और इकाई सदिश इनका परिमाण तो एक होता है। और ये क्या काम करते हैं, तो ये सदिश की दिशा दर्शाने का काम करते हैं। तो ये दिशा ही दर्शा रहा है यहाँ पे कि इस दिशा को हमने नाम दे दिया आर कैप। अब अगर हम बात करें, जैसे ये दोनों आवेश यहाँ Q1 Q2 मैंने इनके आगे चिन्ह नहीं लगाया तो अपने आप परिभाषित हो गए कि ये प्लस है। फिर भी हम लिख देते हैं कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ही प्लस है। अगर ये प्लस है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अब प्रतिकर्षित करेंगे तो ये इस पे बल लगाएगा या ये इस पे बल लगाएगा। इसका आंसर है कि दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। ये भी इस पे बल लगाएगा प्रतिकर्षण का। प्रतिकर्षण का बल या तो ऐसे या ऐसे, तो ये वाला तो आकर्षण का बल होगा, जो अपने पास खींचता है वो तो आकर्षण का बल होता है। तो ये इस पे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, किस दिशा में, इस दिशा में, अपने आप से दूर धकेलता है। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा तो अपने आप से दूर धकेलेगा, तो बल इधर लगाएगा। तो Q1 ने Q2 पर जो बल लगाया, Q1 के कारण Q2 पर बल, वो किस दिशा में लगेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करके अपने से दूर धकेलेगा, तो बल लगाएगा इस दिशा में, और इस बल को नाम दे दिया मैंने F1। और अब इसका सूत्र लिखता हूँ मैं। तो सूत्र है हमारे पास K Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पर दोनों आवेशों का परिमाण आता है, तो दोनों आवेशों का परिमाण Q1 Q2 है, उनके बीच की दूरी R है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। अभी ये अदिश रूप में है, यहाँ कोई दिशा नहीं लिख रखी मैंने। ये देखिए परिमाण है, मैंने ऊपर तीर का चिन्ह भी लगाया। सदिश रूप में लिखने के लिए मुझे परिमाण के साथ दिशा भी लिखनी पड़ती है। सदिश रूप का मतलब ये होता है कि परिमाण के साथ दिशा। तो यहाँ पर अगर मैं दिशा लिख दूँ, अब दिशा देखिए F1 जो है वो आर कैप की दिशा में साफ साफ चित्र में नजर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा आर कैप। जैसे मैं यहाँ पे, ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गया, अब मैं यहाँ तीर का चिन्ह लगा सकता हूँ। तो ये Q1 के कारण Q2 पे बल आया। अब मैं लिखता हूँ Q2 के कारण Q1 पर बल। क्या ये आवेश भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस को प्रतिकर्षित करेगा। तो Q1 पर जो बल लगाएगा वो लगाएगा इस दिशा में, इसको नाम दूंगा मैं F2। Q2 अपने से दूर भेजेगा Q1 को। अगर ये ऐसे खींचता तो ये तो आकर्षण का बल होता, ये ऐसे बल लगाएगा F2 प्रतिकर्षण का, तो उसको हमने नाम दिया F2। सूत्र में वापस K Q1 Q2 ही आएगा, दूरी उनके बीच की आ रही है, क्योंकि आवेशों का परिमाण तो होगा वही है Q1 Q2, और जो दूरी उनके बीच की वो आ रही है। उसके बाद अब मुझे दिशा लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो दिशा लिखने के लिए देखो F2 जो है वो आर कैप के विपरीत दिशा में, तो आर कैप की विपरीत दिशा में, इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस आर कैप लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने प्लस आर कैप लिखा था, यहाँ माइनस आर कैप लिखा। F1 तो आर कैप की दिशा में था, F2 आर कैप के विपरीत दिशा में। तो ये सदिश रूप में हो गया। अब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ F2 सदिश बराबर माइनस K Q1 Q2 अपॉन R² आर कैप। ये माइनस मैंने बाहर लिख दिया यहाँ पर, और इसको अगर हम देखें तो ये तो F1 है, K Q1 Q2 अपॉन R² आर कैप, तो इसको तो आप F1 लिख सकते हो। तो F2 सदिश बराबर हो जाएगा माइनस F1 सदिश। इसका मतलब ये है कि दोनों बल परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं।
माइनस तो ये दर्शा रहा है कि दोनों बल दिशा में विपरीत है, और F1 F2 के बीच में जो बराबर का चिन्ह लगा हुआ है वो दर्शा रहा है कि दोनों परिमाण में बराबर है। तो दिशा में विपरीत तो हमें चित्र में भी नजर आ रहा है कि ये दोनों बल दिशा में विपरीत हैं, परिमाण में बराबर, यहाँ हमने सिद्ध कर दिया। अब ऐसा ही हमने 11th में भी कहीं पढ़ा था। 11 में आप न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, कि प्रत्येक क्रिया के फलस्वरूप परिमाण में समान व दिशा में विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पे भी यही बात सिद्ध हो रही है कि F2 और F1 दोनों परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं। तो अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि हमें सिद्ध करके बताना है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है, तो हम इस तरह से सिद्ध करके बता रहे हैं उसको कि F1 F2 हमने लिखा और लास्ट में हमने F1 और F2 दोनों बराबर भी सिद्ध कर दिए और दिशा में विपरीत है ये भी सिद्ध कर दिया। तो इस प्रश्न को मैं आपको यही आंसर लिखना पड़ेगा कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध करके बताइए कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करता है, तो हमें ये ऐसा लिख के और इसको ये सिद्ध करके बता दिया हमने। और इससे हमारा सदिश रूप भी आ गया, ये सदिश रूप हो गया, ये सदिश रूप हो गया। तो कूलॉम का नियम हमने सदिश रूप में भी लिख दिया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत। अब तक बात हुई है दो आवेशों की। कूलॉम का नियम जो है वो दो आवेशों के लिए लागू होता है। दो आवेशों के बीच में, ये एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, और इनके मध्य कितना बल कार्य करेगा कूलॉम के नियम से उसके लिए हमारे पास सूत्र है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। लेकिन अगर आवेश दो से ज़्यादा हो तब क्या होगा? जरूरी नहीं कि दो ही आवेश हो, दो से ज़्यादा आवेश भी मिल सकते हैं हमें। तो उसको हम यहाँ पर देखते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत में उसके लिए क्या बोला गया है। तो मैं यहाँ एक आवेश बना रहा हूँ Q0। ये परीक्षण आवेश होगा। जो भी परीक्षण हमें करना है, जो भी हम स्टडी करेंगे वो इस आवेश के ऊपर करेंगे। तो ये Q0 आवेश हो गया एक। इससे R1 दूरी पर एक और आवेश है Q1, R2 दूरी पर एक और आवेश है Q2, R3 दूरी पर एक और आवेश है Q3, और ऐसे जाने कितने आवेश इससे अलग अलग दूरियों पर रखे हुए हैं। Rn दूरी पर एक और आवेश रख दिया मैंने Qn। अब हमें यहाँ पर बल निकालना है। अब यहाँ बल लगाएगा कौन? इन दोनों के मध्य भी बल कार्य करेगा, इन दोनों के मध्य भी बल कार्य करेगा, इन दोनों के मध्य भी करेगा, इन दोनों के मध्य भी करेगा, इन दोनों के मध्य भी करेगा, सबके मध्य करेगा। मतलब सभी आवेश सब एक दूसरे पे बल लगाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पर एक ही आवेश बल लगाएगा बाकी नहीं लगाएंगे। एक ही टाइम पर सारे आवेश भी बल लगा सकते हैं और सब एक दूसरे पे भी बल लगाएंगे। लेकिन हमें सभी आवेशों पर एक साथ हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, किसी भी एक आवेश को सेलेक्ट करेंगे और उस पर बल निकालेंगे। जैसे मैंने इस आवेश को सेलेक्ट कर लिया, ये परीक्षण आवेश है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब इस पर बल कौन कौन लगाएगा? इस पर बल लगाएगा Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, जितने भी आवेश इसके आसपास रखे हुए हैं इसकी रेंज में, वो सारे इस पर बल लगाएंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में यही बताया गया है कि इस पर जो बल होगा, परिणामी बल, वो सभी आवेशों के कारण जो लगने वाला अलग अलग बल है उनका सदिश योग होगा। मतलब इस आवेश पर जो बल लगेगा वो सभी आवेशों के कारण जो बल लगेगा, जैसे इसके कारण लगा F1, इसके कारण लगा F2, इसके कारण लगा F3, इसके कारण लगा F4, तो चलता रहेगा। और ये अध्यारोपण के सिद्धांत से हमें मिला कि किसी अकेले आवेश पर आपको अगर बल निकालना है तो अलग अलग जितने भी आवेश उसके पास रखे हुए हैं उन सभी बलों का मान लिखिए आप और उनका योग कर दीजिए। बहुत सिंपल सा है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हमारे एग्जाम के हिसाब से उतना काम का नहीं है, पर इसमें हाँ न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं कि एक आवेश के पास 3-4 आवेश रखे हुए और हमें बल निकालना है तो हम सदिश योग करेंगे। सदिश योग करने का मतलब ये है कि जितने भी सदिश योग के नियम आपने 11 में पढ़े वो सारे आपको यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट बीजगणितीय योग नहीं कर पाओगे। सदिश योग के लिए आपको जो भी 11 में कॉन्सेप्ट थे सदिश योग के वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, वो यहाँ अप्लाई करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि पहला जो बल लगा Q0 पर, हाँ ये जरूरी नहीं कि हम Q0 पे निकालें, हम Q1 पे भी निकाल सकते हैं। Q1 पर जब हम बल की बात करेंगे तो ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, जितने भी बल होंगे सारे लिख देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो अभी हमने Q0 पे बल निकाला। अब Q0 पर एक एक करके मैं सारे बल के मान लिखता हूँ। जैसे F1 मैंने बोला है इसके कारण इस पर बल। तो सूत्र तो हम कूलॉम के नियम से, दो आवेशों के लिए हम कूलॉम का नियम लगा सकते हैं। तो कूलॉम का नियम है K Q1 Q2 अपॉन R², ये नियम है। अब यहाँ आवेश के नाम देख लेते हैं। एक आवेश तो Q1 है, एक आवेश Q0 है। तो यहाँ Q1 यहाँ Q0, उनके बीच की दूरी R1 है। सदिश रूप में लिखना चाहे तो आप R1 कैप लिख सकते हो। यहाँ पर इस दिशा को मैं R1 कैप नाम दे देता हूँ, ये R1 कैप। तो ये सदिश रूप में हो गया। ऐसे ही F2 सदिश है, इसके कारण इस पर बल, क्योंकि बल हम इसी पे निकाल रहे हैं तो इसके कारण इस पर बल। तो वापस वही K Q1 Q2 अपॉन R² R कैप। अब मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। तो दो आवेश जो हमारे हैं वो है Q2 और Q0, उनके बीच की दूरी है R2, और ये हो गया R2 कैप। मैं इस दिशा को नाम दे दूंगा। Q3 के लिए लिखूंगा तो F3 सदिश बराबर K। अब यहाँ Q3 आ जाएगा, यहाँ Q0 आ जाएगा, यहाँ R3 आ जाएगा, यहाँ R3 कैप आ जाएगा।
ऐसे हम लिखते रहेंगे। एन के लिए लिखेंगे एफ एन, तो के क्यू एन क्यू जीरो अपॉन आर एन स्क्वायर आर एन के। जहाँ जहाँ चेंज हो रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो एन यहाँ आ जाएगा। यहाँ तो क्यू जीरो चलता हुआ ही रहा है। यहाँ R1 R2 R3 R4 R5, तो यहाँ RN आ जाएगा। R1 R2 R3, तो यहाँ RN आ जाएगा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत ये है कि जो इस आवेश पर परिणामी बल होगा वो अलग अलग आवेश के कारण लगने वाले सभी बलों का सदिश योग होगा। तो मैंने सारे बल के मान लिखते हैं यहाँ पर। F सदिश बराबर F1 है के Q1 Q0 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के। F2 है के Q2 Q0 R2 स्क्वायर R2 के। लिखते रहेंगे ऐसे सबके मान। यहाँ nवें पद के लिए लिख देता हूँ मैं के Qn Q0 अपॉन RN स्क्वायर RN के। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ के Q0 कॉमन आ रहा है, ये बच गया Q1 अपॉन R1 स्क्वायर R1 के, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 के, और ये चलता रहेगा Qn अपॉन RN स्क्वायर RN के। ठीक है, तो जो टॉपिक है उसमें तो इतना ही है। थोड़े से इसके सवाल काम में आते हैं हमारे। बाकी ये टॉपिक कभी पूछा भी नहीं गया एग्जाम में, बस इसमें यही बताया गया है कि अगर 2 से ज़्यादा आवेश हुए और आपको किसी आवेश पर परिणामी बल निकालना तो वो किस तरह से निकालेंगे। तो वो बोला गया कि किसी भी आवेश पे जो परिणामी बल होता है वो अलग अलग आवेश के कारण परिणामी बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो यहाँ हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत भी खत्म होता है।